स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एपेक्स कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। 69,000 भर्ती में आज क्या कुछ है वो मैं आपको बताता हूँ। आर्थिक आधार पर आरक्षण सुनवाई आज होनी है, आपको पता है, और कल की जो सुनवाई बाकी रह गई थी वो भी आज कंटिन्यू होगी। आरक्षण के आधार पर पदों का कैसे कैसे क्या कहाँ किस कैटेगरी को कितने पद हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। और बीटीसी व डीएलएड को चयन में वरीयता मिले, ये क्या मामला है ये मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म में अगर गलती हो गई है तो आपके हाथ से मौका जा सकता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। और भर्ती प्रक्रिया परिषद कार्यवाहक के हाथों में, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले बात करते हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण की सुनवाई को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्राइमरी स्कूलों के 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को 10% आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होनी है। शिवम कुमार पांडे व अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की एकल पीठ सुनवाई करेगी। याचिका में भर्ती की गाइडलाइन और इस संबंध में जारी शासनादेश को चुनौती दी गई है। याचिकाओं के अधिवक्ता सीमान सिंह के अनुसार आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का आदेश वर्ष 2019 का ही है। इसके बाद 69,000 भर्ती की नियुक्ति के लिए जारी गाइडलाइन के आधार पर आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। अर्थात जो आपकी जो भर्ती हुई है इसमें जो 10% का, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 10% का आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण देने का जो मामला है वो यहाँ पर कोई इसका उल्लेख नहीं है। जबकि भर्ती के लिए शासनादेश में कहा गया है कि सभी नियमों और शासनादेशों का पालन करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है, परंतु ऐसा नहीं हुआ और इसी पर ये आज इसकी सुनवाई होनी है। वहीं आपको बताते चलें कि कल जो सुनवाई हो रही थी उसमें अभी आज जारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के लिए जो 69,000 भर्ती का परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर गलत होने के आधार पर दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई जो है वो जारी रहेगी। जो कल हुई थी वो आज सुनवाई जारी रहेगी। यहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरक्षण के आधार पर पदों को जो ब्यौरा दिया गया है वो क्या है, वो आप यहाँ बोर्ड पर इस पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 हेतु आरक्षण अनुसार पद विवरण, यह आपको दिखा रखा है सारा का सारा। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं जिन्हें आरक्षण मिला हुआ है। इसमें ख़ास बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो आरक्षण है 50%, 21%, 21%, 27%, टोटल मिलाकर के 2%, टोटल मिला के 100% हो रहा है। इसमें हर कैटेगरी में आरक्षण के अंदर भी आरक्षण दिया जाता है, आपको पता ही होगा। जैसे कि एक्स सर्विसमैन को या दृष्टिबाधित को या श्रवण बाधित को या और बाकी जो हैंडीकैप्सी होती है उसके लिए, इन सब के लिए आरक्षण के लिए ये सारी की सारी सीटें जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी, ये सारी की सीटें जो हैं ये इसमें रिजर्व होती हैं। अगर इन टोटल को, ये टोटल सीटें रिजर्व कैटेगरी की ये हैं, इनमें से जो आरक्षण है वो ये अगर हम निकाल दें तो कुल सीटें अगर हम देखते हैं तो जो अनारक्षित हैं वो 31,050, अनुसूचित जाति की हैं वो 13,041, अनुसूचित जनजाति की हैं वो 12,042 और पिछड़ा वर्ग की हैं वो 16,776 और टोटल मिलाकर के इस तरह से 62,100 जो है वो सीट हैं। अब बाकी की जो सीट्स हैं वो उस कैटेगरी में ही मिलेंगी। मतलब रिजर्वेशन जो है फिजिकल हैंडीकैप्ड या जिनको देखने में प्रॉब्लम है या सुनने में प्रॉब्लम, उन विद्यार्थियों के लिए जो रिजर्वेशन होना है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, वो उस कैटेगरी के अंदर ही होगा। अगर उतने विद्यार्थी उस कैटेगरी में नहीं मिलते हैं, ध्यान दीजिए, अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड या जो और दृष्टिहीन विद्यार्थी हैं या जिनको सुनने में प्रॉब्लम है वो विद्यार्थियों की संख्या उतनी नहीं मिलती है तो जो सीट कैटेगरी की है उसी कैटेगरी में रहेगी। ये बात ध्यान रखने की, वो बाहर नहीं जाएगी। तो इस तरह से उसका नंबर उतना ही बड़ा जो मेन नंबर है वही का वही रहेगा। अगर
फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोगों की, स्पेशल लोगों की जो संख्या है वो उतनी नहीं मिलती है। तो वहीं अगर मैं बात करूं दोस्तों कि बीटीसी व डीएलएड को चयन में प्रथम वरीयता, ये क्या मामला है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल क्या है कि विद्यार्थियों ने, बीटीसी के विद्यार्थियों ने ये एक मांग की है। उन्होंने कहा है कि 6 लाख बीटीसी और डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए प्रथम वरीयता देनी चाहिए, ऐसी उन्होंने गुहार लगाई है चीफ मिनिस्टर साहब से। बेसिक शिक्षा विभाग एनसीईआरटी व परीक्षा नियामक प्रणाली कार्यालय को ईमेल के माध्यम से एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि बीटीसी व डीएलएड प्रशिक्षुओं ने 69,000 शिक्षक भर्ती में वरीयता देने की मुख्यमंत्री से बात की है। सीएम को भेजे गए पत्र में प्रशिक्षुओं ने दावा किया है कि प्रदेश में उनकी तादाद करीब 6 लाख है। प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाने के लिए उन्हें 2 वर्ष का कोर्स पूरा किया है। तो इस बात को देखते हुए सभी विद्यार्थियों ने एक मेल के थ्रू मुख्यमंत्री से ये अनुरोध किया है कि उनको इस चयन में वरीयता दी जाए। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, फॉर्म में अगर गलती हुई है तो हाथ से मौका जाएगा। आपको पता है कि मोबाइल संशोधन के अलावा किसी और संशोधन का मौका नहीं मिला है, और अगर मौका नहीं मिला है, आपकी प्रविष्टियां गलत हैं, खासकर अंकों को लेकर कुछ गलतियां वो हैं गलत, या रिजर्वेशन कैटेगरी को लेकर कुछ गलतियां हैं, तो उसमें से आपके हाथ से मौका जा सकता है, क्योंकि उसका संशोधन के चांसेस इसमें नहीं हैं। अभी तक उन्होंने इस तरह का कोई नियम नहीं बनाया कि संशोधन किया जा सके जिन चीज़ों में आपने एंट्री की है। अब काउंसलिंग के समय देखना होगा कि जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो वहाँ जो अधिकारी होगा, वहाँ जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा होगा, वो कितने आपकी बात से सहमत है, क्योंकि वो जो भी आप एंट्री करेंगे उसको वो दोनों का मिलान करेगा, आपके वास्तविक डॉक्यूमेंट का और जो आपने एंट्री की है उसका मिलान करेगा। मिलान करने के बाद अगर वो गड़बड़ी पाता है तो वो उसके ऊपर मार्क कर देगा, और मार्क करने के बाद उसको स्पष्ट रूप से 2 चीज़ों में लिखा जाएगा कि इनको लिया जाए कि ना लिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो भर्ती है, इस पूरी भर्ती का जो कार्य है जो सौंप दिया गया है, या जो जिनके हाथों में ये भर्ती है, वो परिषद कार्यवाहक के हाथों में है। मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों के लिए जो प्रक्रिया चल रही है उसमें लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों से जो आवेदन लिए जा रहे हैं, उसके मुताबिक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति अधिकारी जो है वो बेसिक शिक्षा अधिकारी है। जिलों में काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र देने का कार्य उन्हीं के स्तर पर होगा। ये बात ध्यान रखनी है, जिस जिले में भी आप जाएंगे उसकी काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र जो देने का अधिकार है वो बीएसए के हाथों में होगा। तो आपकी जो जहाँ पर गड़बड़ियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, उनको भी देखने का काम सब उसी का ही है। चयन प्रक्रिया के सारे नियम निर्देश परिषद की ओर से जारी होंगे। अर्हता या फिर अन्य मुद्दों पर असमंजस होने पर जिला चयन समिति परिषद से ही मार्गदर्शन लेती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संयुक्त सचिव स्तर के अफसर विजय शंकर मिश्र कार्यवाहक के रूप में प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षक भर्ती में परीक्षा नियामक पदाधिकारी सचिव और बेसिक शिक्षा परिषद सचिव की जिम्मेदारी तय है। लिखित परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी दोनों सचिव की जिम्मेदारी से वाकिफ ही हैं। अभ्यर्थियों का जिला आवंटन होगा। इसमें उनके गुणांक, भरांक व दी गई वरीयता के आधार पर श्रेणीवार आवंटन जिलों में तय पद जाएंगे। अर्थात ये कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो सब बीएसए के हाथों में ही है। हर सेंटर पे आपको पता होगा काउंसलिंग के फॉर्म आने लगे हैं। फर्रुखाबाद से आ गया है, मिर्ज़ापुर का आ गया है, और भी कुछ जिलों का आ गया है। काउंसलिंग में उन्होंने इस तरीके से किया है कि काउंसलिंग में एक एक स्कूल में उन्होंने 10-10 जो है वो रूम्स बना रखे हैं। उन 10 रूम्स में एक दिन में 60 से व्यक्तियों की जो है वो काउंसलिंग ली जाएगी, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले जाएंगे। तो वो जो प्रोसेस चलेगी वो इस तरह से बनाया गया है कि सोशल डिस्टेंसेस का पूर्णतः पालन हो सके, और हर जो स्कूल में अलग अलग जो है वो कक्ष बनाए गए हैं। 10, किसी में 11, किसी में 15, ऐसे अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं, और एक दिन में एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों का जो पूरा है वो मिलान होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके आगे की प्रोसेस चलेगी। तो ये जो देखते हैं आज जो है जो निर्णय होने वाला है, आज तारीख है, आज जो सुनवाई, उसमें क्या बैठेगा और क्या किस तरफ चलेगा। आज भी सुनवाई है और कल भी सुनवाई है। उम्मीद करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।